सब लोग अचानक एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में ट्रांसपोर्ट हो गए। सुपर पावर पाने के लिए लोग पागलों की तरह लड़ने लगे, लेकिन मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड मनी चुना। सब हंसने लगे और बोले कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बोले कि अपोकलिप्स में पैसे की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन उन्हें असली सच्चाई का अंदाज़ा ही नहीं था। असली खतरा ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, बल्कि सुपर पावर वाले जिंदा इंसान उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक थे। तभी सिस्टम की अनाउंसमेंट गूंज उठी कि हम 300 प्लेयर्स सीधे इस गेम में डाल दिए गए हैं, और सिस्टम ने समझाया कि असल दुनिया में हम सब मर चुके थे और दूसरी जिंदगी पाने के लिए हमें इस अपोकलिप्टिक गेम में आखिर तक सरवाइव करना होगा। फिर अगला फेज शुरू हुआ। हमें अपने स्टार्टिंग आइटम्स चुनने थे। मैंने शेल्फ पर रखी चीज़ों को जल्दी जल्दी देखा। ज़्यादातर अलग अलग तरह की सुपर पावर्स थीं, और बाकी प्लेयर्स उन्हें छीनने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। लेकिन मैंने सीधे लिस्ट के आखिरी पेज पर नज़र डाली, और सबसे नीचे मुझे एक कॉइन दिखा जिस पर लिखा था एंडलेस वेल्थ। मैंने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत उसे उठा लिया। मेरे साथ आए मेरे क्लास मॉनिटर वांगटांग ने माइंड कंट्रोल चुना था, और मुझे कॉइन उठाते देख वह खुद को मेरा मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, मार्क, क्या तुम सच में पैसों के लिए इतने पागल हो? दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसे में पैसे तुम्हारे किस काम आएंगे? मैं जवाब भी नहीं दे पाया था कि वह मुड़कर हमारी क्लास ब्यूटी लू रूयन से बात करने लगा। उसने पावर ऑफ लव नाम की एबिलिटी चुनी थी। वह बोली, मैं हर इंसान को अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ भी मेरे चार्म से बच नहीं पाएंगे। सच्चा प्यार मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मैं ज़रूर सरवाइव करूंगी। जब सारे आइटम्स चुन लिए गए तो सिस्टम ने फिर से अनाउंस किया कि सबको अपनी एबिलिटीज़ को ट्रेन करने और आने वाली लड़ाई की तैयारी के लिए पूरे 1 साल का समय दिया जाएगा। अपोकलिप्स मोड ठीक 12 महीनों बाद ऑफिशियली शुरू होगा, और इस गेम से सिर्फ एक ही विनर जिंदा बाहर निकलेगा। आखिरी सर्वाइवर ही ग्रैंड प्राइज हासिल करेगा। ये नियम सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। जो लोग पहले टीम बनाने की सोच रहे थे, अब वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन था। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत वहां से निकल गया और अपना अपोकलिप्स सर्वाइवल प्लान शुरू कर दिया। मैंने वर्ल्ड मैप स्कैन किया और पैसिफिक में एक आइसोलेटेड आइलैंड को चुना जो किसी फॉल्ट लाइन पर नहीं था, बड़े स्टॉर्म बेल्ट से बाहर था। वहां एक प्राकृतिक फ्लैट एरिया भी था जहां एयर स्ट्रिप बनाई जा सकती थी, और चारों तरफ पहाड़ थे जो नेचुरल कवर बन सकते थे। मैंने सीधे 1 बिलियन खर्च करके वह आइलैंड खरीद लिया, उसे कैजुअली फ्यूचर आइलैंड नाम दिया, और दुनिया को बताया कि मैं वहां टूरिज्म डेवलपमेंट कर रहा हूं। मैंने एक साथ 10 विशाल क्रूज शिप्स खरीद ली, एनपीसी कंपनियों के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए, और सारे हैवी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल्स आइलैंड पर भेज दिए। मैंने एनपीसी एग्जीक्यूटिव्स से सख्त एनडीए साइन करवाए ताकि उन्हें भी असली लोकेशन का पता न चले। जैसे ही क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, वर्कर्स ने एक अस्थायी एयर स्ट्रिप बनानी शुरू कर दी। फिर मैंने 100 प्लेन्स चार्टर करके दुनिया भर से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां बुला लिए। वे लोग दिन रात मेहनत करते रहे। फ्यूचर आइलैंड को पूरी तरह सीक्रेट रखने के लिए मैंने पहले ही सिग्नल जैमर्स खरीद लिए थे और सभी वर्कर्स के फोन्स जब्त कर लिए थे। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा रीइंफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस बनवाए, जिनकी हर मटेरियल टॉप ग्रेड और हाईएस्ट स्टैंडर्ड की थी, और जो मैग्नीट्यूड 12 अर्थक्वेक तक सहन कर सकते थे। हर फोर्ट्रेस का एक्सटीरियर कैमोफ्लाज किया गया था ताकि सैटेलाइट्स ऊपर से कुछ डिटेक्ट ही ना कर सकें। लेकिन यह सब असल में सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था। असली डूम्सडे बंकर जमीन के नीचे था। वह अंडरग्राउंड बंकर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स और बायोकेमिकल अटैक्स तक झेल सकता था। यहां तक कि जमीन के अंदर सुरंग बनाकर आने वाले ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर मोटी सॉलिड स्टील को पार नहीं कर सकते थे। सरफेस फोर्ट्रेसेस से अंडरग्राउंड जाने के लिए सीक्रेट पासेजेस बनाए गए थे, लेकिन वे बहुत संकरे थे। एक समय में सिर्फ एक इंसान ही उनमें से गुजर सकता था। अंदर पूरा रास्ता एक मेज जैसा था, और अगर कोई सही रास्ता ढूंढ भी ले तो मेन डोर तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि रास्ते में लगे ट्रैप्स से बच जाएगा। अगर एक पैसेज उड़ भी जाए तो बाकी पैसेजेज से मैं फिर भी सरफेस पर लौट सकता था। एपोकैलिप्स में एनर्जी ही सब कुछ होती है, इसलिए पावर सप्लाई के लिए मैंने आइलैंड पर विंड टर्बाइन्स लगाए, साथ ही टाइडल जनरेटर्स और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स भी लगाए। पानी की समस्या भी आसानी से हल कर ली। रेन वाटर कलेक्टर्स लगाए,
सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स लगाए और ग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट भी लगवाया जो कंटामिनेटेड अपोकलिप्स वाटर को भी पीने लायक बना सकता था। इसके अलावा इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन सिस्टम्स भी लगाए गए। बंकर के सीवेज के लिए खास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया गया और संभावित फ्लडिंग को ध्यान में रखते हुए सभी दीवारों को वाटरप्रूफ किया गया। ब्लास्ट डोर्स बंद होने पर पूरी तरह एयर टाइट सील हो जाते थे और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बेहद मजबूत था। मैंने कई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगाए ताकि अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा रहे, और एहतियात के तौर पर 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर भी जमा कर लिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं बंकर को पूरी तरह सील करके अंदर रह सकूं। मैंने बंकर को 12 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटा ताकि अगर एक दो फेल भी हो जाएं तो बाकी काम संभाल सकें। हर कंपार्टमेंट का अलग फंक्शन था, जिनमें से 3 में लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, जिससे सब्जियां उगाई जा सकती थीं, मछलियां पाली जा सकती थीं और मुर्गियां भी रखी जा सकती थीं। मैंने 2 बड़े वेयर हाउसेज में इतना सामान जमा कर लिया कि मैं 10 साल तक आराम से सर्वाइव कर सकूं, जिसमें मेडिसिन, फूड और वाटर सब शामिल था। जब भी एनपीसीज को मेरे कंस्ट्रक्शन पर शक होता, मैं बस उन्हें मोटी टिप्स देकर उनका मुंह बंद कर देता। इसके बाद मैं ईगल एंड गया और वहां से हैवी वेपनरी खरीदी, जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और रिकनेसेंस ड्रोन्स भी शामिल थे। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा था, इसलिए ब्लैक मार्केट चैनल्स के जरिए मैंने 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हासिल कर लिए। कहीं एक बे में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट छिपाकर रख दिया। अंडरग्राउंड बंकर से एक टनल सीधे सबमरीन डॉक तक जाती थी ताकि सुपर पावर वाले प्लेयर्स आइलैंड तक पहुंच ही ना सकें। मैंने आइलैंड के आसपास आर्टिफिशियल रीफ्स भी लगवाए ताकि कोई बड़ा जहाज पास आने की कोशिश करे तो वह ग्राउंड होकर किनारे के पास ही डूब जाए। पूरे कोस्ट लाइन और आसपास के पानी में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी गई और हर जगह एक्सप्लोजिव्स भी लगा दिए गए। मैंने रेडर सिस्टम्स भी लगाए ताकि आइलैंड की तरफ आने वाली किसी भी चीज को समय रहते डिटेक्ट करके नष्ट किया जा सके। मैंने आसमान में एक विशाल इलेक्ट्रिक ग्रिड भी बना दी ताकि इन्फेक्टेड बर्ड्स आइलैंड पर उतर ही ना सकें। सिर्फ 1 साल के अंदर आइलैंड की सारी डिफेंसेस पूरी तरह नॉन ऑपरेशनल हो गई और अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए मैंने दुनिया भर में टूरिज्म प्रोजेक्ट से शुरू करने का भी दिखावा किया। असल में वे रिसॉर्ट्स मेरे बैकअप लोकेशंस थे, जहां मैं बिना रिफ्यूलिंग के उड़कर पहुंच सकता था। आखिर में जब मैंने एनपीसीज की आखिरी खेप को भी विदा कर दिया तो पूरे आइलैंड पर सिर्फ मैं ही अकेला बचा था। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी खरीद ली और सिर्फ अपना इंटरनेट कनेक्शन चालू रखने के लिए ऑर्बिट में घूम रहे 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उस 1 साल के दौरान मैंने दुनिया भर की एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज भी खरीद ली और फिर आखिरी हफ्ते में मैंने आदेश दिया कि सारे प्लेन्स और शिप्स नष्ट कर दिए जाएं। पूरी दुनिया को पता चल गया कि सबसे अमीर आदमी ने खुद ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिया है। एनपीसीज को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन असल बात सिर्फ प्लेयर्स समझ रहे थे, क्योंकि यह ग्लोबल टाइकून भी उनका कॉम्पेटिटर था। तभी प्लेयर चैट इंटरफेस में एक नोटिफिकेशन आया। वांग टांग ने मुझसे पूछा, मार्क, वो ग्लोबल टाइकून तुम ही हो ना? वह अकेला था जिसने मुझे इनफाइनाइट वेल्थ चुनते देखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। 1 हफ्ते बाद अपोकैलिप्स आ गया। जिन प्लेयर्स ने अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमम तक ट्रेन कर लिया था, वे एक्शन के लिए तैयार थे। पब्लिक स्क्रीन पर 300 प्लेयर्स के नाम और आईडी दिखाई देने लगे। मैं नंबर 99 था, वांगटंग नंबर 100 था और लू यन नंबर 101 थी। तभी अनाउंसमेंट हुई, ध्यान दें, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ एक प्लेयर जिंदा नहीं बचता। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अपोकलिप्स की शुरुआत पूरी दुनिया में मूसलाधार बारिश से होगी। कई दिनों तक लगातार बारिश हुई और भयानक बाढ़ आ गई। फ्यूचर आइलैंड भी इससे बच नहीं पाया, लेकिन आइलैंड इतना छोटा था कि बादल सिर्फ 2 दिन में आगे बढ़ गए और मुझे अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिपने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दूसरी तरफ एबिलिटी यूजर्स पूरी तरह चौंक गए थे। वे भी इस दुनिया में खाली हाथ आए थे। पूरे साल वे अपनी पावर्स को ट्रेन करते हुए साथ साथ पैसे कमाने की जद्दोजहद करते रहे थे, इसलिए उनके पास जमा किया हुआ सामान बहुत ही कम था। सिर्फ कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्राइम में किया था,
वे किसी तरह एक विला खरीद पाए थे और बेसमेंट में शेल्टर बना लिया था। लेकिन बाढ़ सबसे पहले बेसमेंट में ही घुसी। उनका सारा सामान खराब हो गया और पूरा विला पानी में डूब गया। कुछ प्लेयर्स ने अंडरग्राउंड गराज में शेल्टर बनाया था, वे भी पूरी तरह फ्लड हो गए। ऊंची मंजिलों पर बने शेल्टर्स फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। अंडरग्राउंड छिपे प्लेयर्स का पहले से ही कम सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा और सब घबराने लगे। इस बीच मैं आराम से स्नैक्स खाते हुए लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर पर्दे के पीछे छिपकर सामने वाली बिल्डिंग को सीक्रेटली फिल्म कर रहा था, जहां एक प्लेयर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके सप्लाईज लूट रहा था। स्ट्रीमर कह रहा था, भाइयों वो ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, न ही कॉस्प्ले, ये सच में एबिलिटी यूजर है। ये पहले हमारे कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड था और अब दरवाजों को जलाकर अंदर घुस रहा है। ये इसकी 10वीं रॉबरी है। चैट पागलों की तरह भर रहा था। लोग लिख रहे थे, तो एबिलिटी यूजर सच में होते हैं क्या? इसका मतलब अपोकलिप्स आ गया है। स्ट्रीमर सावधान रहना, उस बिल्डिंग के बाद वह तुम्हारे यहां आएगा। उसी समय उस प्लेयर की फायर पावर ने एनपीसीज का ध्यान खींच लिया। तुरंत स्वॉट ऑफिसर्स और रेस्क्यू बोट्स कॉम्प्लेक्स में आ पहुंचे और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। स्ट्रीमर के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। दोस्तों, पहली बार असली गन फाइट देखने वाला हूं। इस गार्ड की आग कमाल की है। उसने कुछ सेकंड में स्टील गेट पिघला दिया। स्वाट टीम बिल्डिंग में घुस गई और जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। अचानक रूफ टॉप से एक फिगर उड़ता हुआ बाहर आया और सीधे बाढ़ के पानी में गिर गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ग्लोबल चैट में उस प्लेयर का नाम ग्रे हो गया था, जिसका मतलब था कि वह मर चुका है। उसी समय चैट विंडो में वांगटांग ने फिर मुझे मैसेज भेजा, मार्क, चलो टीम अप करते हैं। देखो, हम पुराने क्लासमेट्स हैं और हमारे नंबर्स भी साथ साथ हैं। अगर हम साथ काम करें तो आखिर तक जरूर सरवाइव करेंगे। वह बार बार मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेजता रहा, लेकिन मैंने उसे लगातार इग्नोर किया, क्योंकि अगर हम दोनों आखिरी में बचते तो वह माइंड कंट्रोल से मुझे मारकर अकेला जीत जाता। क्या वह मेरी इंटेलिजेंस को कम समझ रहा था या अपनी ही इंटेलिजेंस को ज्यादा? धीरे धीरे पानी और बिजली बंद हो गई। खाना भी खत्म होने लगा। 3 महीने तक चली बाढ़ ने एनपीसीज की सारी उम्मीद तोड़ दी। आखिरकार कुछ लोग टूट गए और हर जगह लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई। प्लेयर्स भी भीड़ में मिलकर बचने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन एबिलिटीज ज्यादा देर छिप नहीं सकती थीं। इससे ऊपर बैठे लोगों का ध्यान उन पर गया और उन्होंने सीधा आदेश दिया कि एबिलिटी यूजर्स को पकड़ो। जो भी पकड़ा जाता उसे रिसर्च फैसिलिटीज भेज दिया जाता। सिर्फ 1 महीने में पब्लिक स्क्रीन पर 30 प्लेयर्स के नाम ग्रे हो गए। अब बाकी प्लेयर्स डरे हुए पक्षियों की तरह हर समय सतर्क रहने लगे। दूसरी तरफ मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। मैं कभी अपने उगाए हुए वेजिटेबल्स चेक कर लेता, कभी मैंशन में गेम्स खेलता, कभी पूल में तैरता। फ्यूचर आइलैंड तो जैसे स्वर्ग बन गया था और मैं आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अच्छी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। आखिरकार किसी ने मुझे बिट्रे कर दिया। किसी ने अनोनिमसली वर्ल्ड चैट में लिख दिया, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। एपोक्लिप्स से पहले इसने जरूर बहुत सारे शेल्टर्स बनाए होंगे। प्लेयर 99 को ढूंढ लो तो सब बच सकते हैं। जो वर्ल्ड चैट अब तक शांत थी वह तुरंत फट पड़ी। लोग चिल्लाने लगे, प्लेयर 99 सामने आओ, तुम अकेले मजे कर रहे हो और हम सब यहां मर रहे हैं, कितने निर्दयी हो। ऐसे प्लेयर्स को खत्म कर देना चाहिए। 99 को ढूंढो और हम सब बच जाएंगे। सारे प्लेयर्स पागल हो गए और मुझे जिंदा पकड़ने के लिए उतावले हो उठे। मैं तो बस शांति से छिपकर रहना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे उजागर कर दिया। तब मैंने वर्ल्ड चैट में मैसेज भेजा, सब लोग शांत हो जाओ, मैं ही प्लेयर 99 हूं। तुम्हें शेल्टर्स चाहिए? मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने शेल्टर्स सिर्फ 4 देशों में बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हंस और कंगारू, और हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही रह सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर 4 जगह मार्क कर दी और कहा, तुम लोग 200 से ज्यादा हो, सब वहां फिट नहीं हो सकते, लेकिन मैं शेल्टर के पासवर्ड्स दे दूंगा। जो पहले पहुंचेगा वही अंदर जा सकेगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड भेजा, सारे प्लेयर्स पागल हो गए। अगर वे पहले शेल्टर तक पहुंच जाते तो बाढ़ से बच सकते थे। एक ही रात में कुछ प्लेयर्स वहां पहुंच भी गए। ज्यादातर के पास स्पीड बेस्ड एबिलिटीज थीं। शेल्टर ऊंची जमीन पर बना था, इसलिए बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंच सकता था। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि मैंने इन चारों शेल्टर्स को बेहद शानदार बनाया था।
वहां हर तरह की सुविधा मौजूद थी। फ्रीजर्स में जमे हुए शानदार खाने भरे थे। प्लेयर 58 ने गर्व से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी और बोला, सोचा भी नहीं था कि शेल्टर इतना शानदार होगा। सच में पैसे खुशी खरीद सकते हैं। अंदर लोग स्टेक और लैम खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे और टेबल तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से भरी हुई थी। प्लेयर 58 ने बताया कि अंदर पहले से 12 लोग पहुंच चुके हैं और उन्होंने वोट करके ड्रैगन किंगडम वाले शेल्टर को लॉक करने का फैसला किया है, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं। अब किसी और को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाकी प्लेयर्स अभी भी रास्ते में थे। स्ट्रीम देखकर वे बेकाबू हो गए। शेल्टर के बाहर प्लेयर्स की भीड़ लगने लगी, क्योंकि या तो वे बाढ़ में डूब जाते या भूख से मर जाते। इसलिए उन्हें इस आखिरी उम्मीद को पकड़ना ही था। जिंदा रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें बेताब कर दिया। वे अंदर मौजूद प्लेयर से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगे, लेकिन अंदर वालों ने सब कुछ डेडबोल्ट से बंद कर दिया था। चाहे बाहर वाले दरवाजों और दीवारों को कितना भी पीटें या अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करें, उस सील किए गए मेन गेट को हिला तक नहीं पाए। जैसे ही अंदर मौजूद लोग जश्न मना रहे थे, मैं अचानक चैट में आया और बोला, अरे, शेल्टर में 20 लोगों की जगह थी ना। अभी भी 8 लोग और अंदर आ सकते हैं। मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। दरवाजे भले ही लॉक हों, लेकिन मैं अंदर का एक्सेस अभी भी खोल सकता हूं। साउथ ईस्ट तरफ दीवार के नीचे जो डेकोरेटिव ब्रिक लगी है, उसे घुमाओ, तभी हिडन डोर खुल जाएगा। बाहर खड़े प्लेयर्स पागलों की तरह उस हिडन डोर की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दीवार के नीचे लगी उस पुरानी डेकोरेटिव ब्रिक को घुमाया और सच में उस पुरानी दीवार में एक हिडन डोर दिखाई देने लगा। प्लेयर्स आखिरी 8 जगहों के लिए आपस में लड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। एक दुबली सी लड़की थोड़ी धीमी पड़ गई और पीछे रह गई। तभी उसके हाथों से बेलें निकलकर आगे खड़े लोगों पर लपकने लगीं और एक ही पल में कई प्लेयर्स गिर पड़े। ब्लेड एबिलिटी वाला प्लेयर तुरंत अपने पैरों में फंसी बेलों को काट कर घूमा और एक विंड ब्लेड चलाकर उस वाइन प्लेयर का गला काट दिया। ब्लेड प्लेयर सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचा, ओवरराइड कोड डाला और गेट खुलते ही खुशी से अंदर दौड़ गया। उसके तुरंत बाद एक और प्लेयर ने लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके पूरे झुंड को गिरा दिया और वह दूसरा प्लेयर भी गेट के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही तीसरा प्लेयर दरवाजे के पास पहुंचा, जमीन पर पड़े एक प्लेयर ने उसकी टांग पकड़ ली और डरावनी मुस्कान के साथ जहर लगे नाखून उसकी जांघ में घोंप दी। वैनम प्लेयर मुश्किल से उठकर गेट की तरफ भाग ही रहा था कि पीछे से स्टील की तरह सख्त हाथ उसकी छाती को आर पार कर गया। सैंक्चुअरी के एंट्रेंस पर एक एक करके प्लेयर्स मरते गए। जिंदा रहने की चाहत ने उनके अंदर बची हुई इंसानियत तक खत्म कर दी थी। तब समझ आया कि सिस्टम ने जो एबिलिटीज दी थीं, वे जॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए बनाई गई थी। सैंक्चुअरी के अंदर बैठे प्लेयर्स अब चैन से नहीं बैठ सकते थे। उनके पास तेज मूवमेंट एबिलिटीज तो थीं, लेकिन असली लड़ाई की ताकत नहीं थी। अगर उन्होंने गेट बंद कर लिया और ज्यादा ताकतवर कॉम्बैट प्लेयर्स को अंदर आने दिया, तो वे खुद आसान शिकार बन जाते। ब्लेड और लाइटनिंग वाले प्लेयर्स जो अभी अभी अंदर घुसे थे, उन्होंने भी यही समझ लिया और तुरंत टीम बनाकर बाहर के प्लेयर्स पर हमला शुरू कर दिया। उसी वक्त पब्लिक स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बदलने लगे और प्लेयर डेथ्स लगातार बढ़ने लगीं। इंसानी फितरत हर जगह एक जैसी होती है। बाकी 3 सैंक्चुअरीज में भी ऐसी ही खून खराबे वाली लड़ाइयां शुरू हो गईं। मैं सर्वेलेंस फीड्स देख रहा था, लेकिन कहीं भी वांगटंग नजर नहीं आया। फिर सोचा, वह सैंक्चुअरी में क्यों जाएगा? तभी संयोग से वांग तांग का मैसेज आया, मार्क, देखो ना, हमने अलायंस भी नहीं किया, फिर भी कितना बढ़िया टीम वर्क हो गया। लगता है हम पैदा ही एलाइज बनने के लिए हुए हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी आइडेंटिटी सबके सामने खोलकर मुझे निशाने पर किसने रखा? वो सब तुमने किया। वह बोला, इतना गुस्सा मत हो। अगर मैं वो प्लान नहीं बनाता तो इतने प्लेयर्स को एक साथ कैसे मरवा पाते? तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स साफ कर दिए। तभी सैंक्चुअरी पूरी तरह भर गया और गेट अपने आप सील हो गया। बाहर खून नदियों की तरह बह रहा था और जो अंदर नहीं पहुंच पाए थे, वे बेकार में संघर्ष कर रहे थे। अंदर वाले प्लेयर्स जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैं मुस्कुराया और वांग तांग से बोला, अफसोस है कि तुम सैंक्चुअरी के अंदर नहीं हो। इतना कहकर मैंने एक बटन दबाया और अगले ही पल अंदर दफन हजारों टन एक्सप्लोजिव्स फट पड़े। धमाके की शॉक वेव ने शेल्टर के बाहर बचे हुए प्लेयर्स को भी चकनाचूर कर दिया।
एक्सप्लोजन के बाद प्लेयर काउंट सीधे 116 कम हो गया और अब सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे थे। थोड़ी देर बाद वांग डांग ने फिर मैसेज भेजा, मैंने तुम्हें कम समझ लिया था। मदद के लिए धन्यवाद, वरना इतने प्लेयर्स को शेल्टर में इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। जिन प्लेयर्स के पास बिना प्लेन या शिप के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना थी, वे अब खत्म हो चुके हैं। सच तो यह था कि मैं 1 साल से यही सोच रहा था कि सबको एक साथ कैसे खत्म किया जाए, और वे शेल्टर्स ही उनकी कब्र बन गए। शेल्टर एक्सप्लोजन की खबर इतनी जल्दी फैलना संभव नहीं था। बाकी बचे प्लेयर्स को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है, लेकिन वांग तांग को तुरंत पता चल गया, जिसका मतलब था कि वह दूर कहीं से सब देख रहा था। तभी सिस्टम ने मुझे मैसेज भेजा, बधाई हो, आप सबसे ज्यादा किल्स वाले प्लेयर बन गए हैं, आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि इस अपोकलिप्स में हमेशा वही जिंदा रहता है जो सबसे ताकतवर होता है। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और डूबी हुई जमीन फिर से दिखने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब आपदा खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाढ़ अपने साथ एक भयानक प्लेग लेकर आई है। बहुत से मरे हुए एनपीसीज ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। सिस्टम की आवाज आई, एपोकलिप्टिक फ्लड का पहला स्टेज पार करने वाले 101 प्लेयर्स को बधाई। अब दूसरा स्टेज शुरू होता है, एपोकालिप्टिक ज़ॉम्बीज। अब आखिरकार एबिलिटीज चमकने का समय आ गया था। कुछ लोग कह रहे थे, वो नंबर 99 वाला तो अब गया काम से। उसी समय लू रुअन ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तुम ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम कुछ सप्लाईज मेरे साथ शेयर कर दो और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने आ सकती हूं। मैंने धीरे से एक क्वेश्चन मार्क भेजा। वह बोली, मेरी एबिलिटी को कम मत समझो, मैं इसी की वजह से फ्लड में बच पाई। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह कैसे बची थी। उसने अपनी पावर ऑफ लव से पड़ोसियों को बेवकूफ बनाकर उनसे सप्लाईज हासिल कर ली थे, और जब रेस्क्यू आया तो सबसे पहले वही बचाई गई थी। ये सोचकर मैंने जवाब दिया, सॉरी, मुझे दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी लू रुअन को पता चल गया था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, और यह कोई संयोग नहीं था। ज़ॉम्बी वायरस हर कॉन्टिनेंट में फैल गया, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही प्लेन्स और शिप्स नष्ट कर दिए थे, इसलिए पैसिफिक आइलैंड नेशंस और अंटार्कटिका तक संक्रमण के रास्ते कट गए थे। शुरुआत के साधारण ज़ॉम्बीज से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। बार बार फैलने के बाद उसमें म्यूटेशंस आने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने पहले से सोचा था। धीरे धीरे इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज और पावर्स वाले ज़ॉम्बीज भी दिखने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी एबिलिटी यूजर का मांस खा लेता तो उसे उसकी पावर्स मिल जाती थी। प्लेयर्स को समझ आ गया कि अकेले रहकर वे मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अलायंसेस बनाना शुरू किया और ज़ॉम्बी अटैक्स से बचने के लिए बेसिस बनाई। लेकिन वे बेसिस सिर्फ ज़ॉम्बीज से ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक दूसरे से भी लड़ रहे थे, सप्लाईज और जिंदगी के लिए। ज़ॉम्बी वायरस के खतरे को देखते हुए मैंने समुद्र में स्टील नेट्स लगवा दिए, ताकि इन्फेक्टेड मछलियां फ्यूचर आइलैंड तक न पहुंच सकें, और ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी लगा दिए ताकि बर्ड्स आइलैंड पर उतर ही न सकें। सूरज की रोशनी भी कुछ फीकी सी लगने लगी थी। बारिश के दिनों में मैं अंडरग्राउंड बंकर में चला जाता और तभी बाहर निकलता जब मशीन्स कंफर्म कर देती कि बारिश का पानी साफ है। यही ज़ॉम्बी वायरस का मेरे ऊपर सबसे बड़ा असर था। जमीन पर मौजूद कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तो बहुत पहले ही क्रैश हो चुके थे। एनपीसीज अब सिर्फ रेडियो के जरिए संदेश भेज पा रहे थे, लेकिन मुझे उस पुराने सिस्टम की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास आसमान में हजारों सैटेलाइट्स थीं, जिनकी मदद से मैं पूरी धरती को रियल टाइम में देख सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने पहले से सोचा था। पक्षी इस वायरस को फैला रहे थे। जैसे ही वायरस कमजोर आइलैंड नेशंस तक पहुंचा, पूरा आइलैंड तुरंत ही जीते जागते नरक में बदल गया। प्लेयर नंबर्स लगातार गिरते जा रहे थे और अब सिर्फ 30 प्लेयर्स ही बचे थे। उसी समय एक म्यूटेटेड बर्ड ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से उड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही वह इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया, हाई वोल्टेज से तुरंत जलकर राख हो गया। फिर भी उसका एक पंख ग्रिड के बीच की एक छोटी सी जगह से नीचे गिरने लगा, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही एक रोबोटिक डॉग ने उस पर फायर जेट चला दिया और वह पंख भी राख बन गया। वह पक्षी जरूर पैसिफिक के किसी दूसरे आइलैंड से आया होगा। उस दिन के बाद से हर दिन पक्षियों के बड़े बड़े झुंड फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे।
इलेक्ट्रिक ग्रिड पर हर समय मरे हुए पक्षियों की लाशें लटकी रहती थीं और रोबोट्स पूरे आइलैंड पर लगातार पेट्रोल करते रहते, उन लाशों को जलाकर ग्रिड साफ करते रहते थे। अगर फ्यूचर आइलैंड की हालत इतनी खराब थी, तो बाकी दुनिया में हालात कितने बुरे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। मैंने रोज बीच पर टहलना भी बंद कर दिया और हमेशा के लिए अंडरग्राउंड बंकर में रहने लगा। आज न्यू ईयर था, लेकिन पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी इसे मनाने के मूड में नहीं था। मैं अपना न्यू ईयर डिनर खा रहा था और अपोकेलिप्स आने से पहले का आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था। मुझे अपने पुराने परिवार की याद आ गई, लेकिन अब इस दुनिया में मैं ही अकेला बचा था, इसलिए दिल में एक खालीपन महसूस होना स्वाभाविक था। लेकिन मुझे वापस जाना था, मुझे ही आखिरी तक जिंदा रहना था। मैंने अपने न्यू ईयर्स डिनर की एक फोटो ली और वांग टांग को भेज दी। 1 मिनट बाद ही वांग टांग ने वही फोटो वर्ल्ड चैट पर पोस्ट कर दी। मैं सोच सकता था कि बाकी प्लेयर्स यह देखकर कैसे पागल हो गए होंगे। गुस्से भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था, प्लेयर 99 तो मजे में जी रहा है, हम लोगों को तो गर्म खाना भी नहीं मिल रहा और उसके सामने पूरा दावत लगा हुआ है। कोई धमकी दे रहा था, ज्यादा घमंड मत करो, अगर मैं तुम्हें ढूंढ लिया तो मार डालूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगा, अगर तुम मुझे ढूंढ सको तो। फिर मैंने अपना कंप्यूटर खोला और उन 30 प्लेयर्स की प्रोफाइल्स देखनी शुरू की जिन्हें मैं पहले से ट्रैक कर रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि अपोकैलिप्स से पहले ही मेरी नजरें दुनिया भर में फैली हुई थीं। मेरे मर्सनरीज ने दुनिया भर में फैले प्लेयर्स को ढूंढकर उन पर लंबे समय से नजर रखी हुई थी। मुझे हर प्लेयर की एबिलिटी और उसकी कमजोरी तक पता थी। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद भी मेरे मर्सनरीज उन्हीं सप्लाईज पर जिंदा रहे जो मैंने पहले से जमा करके रखी थी। वे मेरे लिए काम करते रहे और मैं उन्हें नए सप्लाईज देता रहा। पैसा ही दुनिया चलाता है, लेकिन अपोकलिप्स में सबसे कीमती चीज सप्लाईज होती है। अब दुनिया में 3 बड़ी ताकतें उभर चुकी थीं। पहली थी मिलिट्री, जिनके पास जबरदस्त हथियार और एक मजबूत बेस था, और वांग टांग ने माइंड कंट्रोल से उनका कमांड अपने हाथ में ले लिया था। दूसरी ताकत थी जॉम्बीज, जिनमें से एक जॉम्बी किंग उभरकर सामने आया था। वह एबिलिटी यूजर्स, जॉम्बीज और प्लेयर्स को मारकर उनकी पावर्स हासिल कर रहा था, और लू यन अब उसके साथ थी, उसकी सबसे प्यारी साथी बनकर। तीसरी ताकत थी गैंग्स। अपोकलिप्स से पहले ही प्लेयर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और अराजक देश में पहुंच गया था और अपनी एबिलिटी से उसने वहां के गैंग्स को काबू में कर लिया था। उसकी लीडरशिप में गैंग्स नागरिकों को लूटकर और भी मजबूत हो गए। बाकी बचे 26 प्लेयर्स इन तीनों में से किसी एक फैक्शन में शामिल हो चुके थे। प्लेयर 128 की एबिलिटी ग्रेविटी कंट्रोल थी, जो बेहद ताकतवर शक्ति थी। आमने सामने की लड़ाई में कोई भी प्लेयर उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी गैंग्स असल में सबसे कमजोर ताकत थे। मैंने स्टाइलस से प्लेयर 128 की प्रोफाइल पर टैप किया और मन ही मन कहा, सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। तभी सिस्टम अलर्ट फिर से गूंजा, 30 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं, डिफिकल्टी बढ़ाई जा रही है, लेवल 3 शुरू, फ्रोजन कॉन्टिनेंट। यह सुनते ही कोई प्लेयर टूट गया और चिल्लाया, एपोक्लिप्स को 1 साल 5 महीने हो गए हैं, सबके सप्लाईज खत्म हो चुके हैं, अब अगर आइस एज आ गया तो इस ग्रह पर सब मर जाएंगे। तभी लू यूरोन ने मुझे चुपचाप मैसेज भेजा, मार्क, मेरे मैसेजेस देखो, जल्द ही इस ग्रह पर सिर्फ ज़ॉम्बीज ही बचेंगे और मैं भी जिंदा रहूंगी। मुझे ठुकराने का तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। इसके साथ उसने अपनी और ज़ॉम्बी किंग की एक फोटो भी भेजी। ये देखकर मैं हंस पड़ा और जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दोनों लव बर्ड्स को साथ में परलोक भेज दूंगा। जल्द ही आइस एज पूरी पृथ्वी पर छा गया। मेरा ट्रॉपिकल फ्यूचर आइलैंड भी इससे बच नहीं पाया। वहां भयानक बर्फीला तूफान आया। सबसे पहले हवा में बना इलेक्ट्रिक ग्रिड नष्ट हो गया। विंड और टाइडल पावर प्लांट्स भी बुरी तरह डैमेज्ड हो गए, लेकिन अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का बैकअप न्यूक्लियर प्लांट अभी भी चल रहा था। सबसे पहले गैंग्स टूटने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही नागरिकों के ज्यादातर रिसोर्सेज लूट लिए थे और अब उनके अंदर ही तनाव बढ़ने लगा था। लगातार झगड़े और लड़ाइयां होने लगीं और अवेकेंड प्लेयर्स एक एक करके मरने लगे। तभी मैंने वर्ल्ड चैनल के जरिए प्लेयर 128 को प्राइवेट मैसेज भेजा, क्यों ना हम टीम अप करें। मैंने तुम्हारे टेरिटरी में कई जगह सप्लाईज छिपा कर रखी हैं, अगर तुम उन्हें हासिल कर लो तो जिंदा रह सकते हो। थोड़ी देर बाद प्लेयर 128 ने जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। मैंने लिखा,
मैं चाहता हूं कि तुम ज़ॉम्बी किंग को खत्म कर दो। मेरी साइंटिस्ट टीम ने ज़ॉम्बी क्योर बना लिया है। बस उसे उन पर स्प्रे करो और वे गायब हो जाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो, मेरी कॉम्बैट स्टैट 0 है, लेकिन 30 अवेकेंड प्लेयर्स में तुम सबसे ताकतवर हो। सिर्फ तुम ही यह कर सकते हो। इंसान ठंड से डरते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं। जितना ज्यादा समय बीतेगा, उतना ही उनका फायदा होगा। चाहे मेरे पास कितने भी सप्लाईज हों, आखिरकार खत्म हो ही जाएंगे, और फिर ज़ॉम्बी किंग के पास खड़ी प्लेयर 101 ही आखिरी विनर बन जाएगी। ज़ॉम्बी किंग बहुत शक्तिशाली है। क्योर के बिना कोई अवेकेंड प्लेयर उसे नहीं मार सकता। मेरे पास क्यूअर है और तुम्हारे पास पावर्स, इसलिए साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं। इसके बाद मैंने अपने मर्सनरीज को ज़ॉम्बी क्यूर और सप्लाईज की एक खेप लेकर भेज दिया। कैंग ने उस क्यूर को एक ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल करके देखा। वह ज़ॉम्बी दर्द से चिल्लाते हुए खून के तालाब में बदल गया और उसके अंदर का वायरस भी खत्म हो गया। यह देखकर प्लेयर एक 128 लालच में आ गया। अगर आखिर में सिर्फ वह और मैं बचते तो मुझे मारना उसके लिए बेहद आसान होता, क्योंकि उसकी नज़र में मैं सबसे कमज़ोर प्लेयर था। इसलिए मेरे साथ अलायंस करना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। एक रात सैकड़ों ड्रोन्स क्योर लेकर ज़ॉम्बी हॉर्ड की तरफ उड़ने लगे। उसी समय ज़ॉम्बी किंग लू रियुयान को बाहों में लेकर सो रहा था। उसकी तेज सुनने की शक्ति ने तुरंत खतरा महसूस कर लिया और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने लू रियुयान को कंबल में ठीक से लिटा भी दिया। तभी आसमान से क्योर और बर्फ का मिश्रण हर तरफ बरसने लगा। जिन जॉम्बीज पर क्योर गिरा, वे दर्द से चिल्लाने लगे और एक एक करके खून में बदलकर खत्म हो गए। जॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो गया और जमीन पर छलांग लगा दी। उसके हाथों से निकलती रोशनी की किरणों ने ड्रोन्स को तोड़कर गिरा दिया। उसी समय प्लेयर 128 बाकी प्लेयर्स को लेकर हमला करने पहुंच गया। उसने अपनी ग्रेविटी पावर एक्टिवेट कर दी और जॉम्बी किंग को जमीन पर मजबूती से दबा दिया। इतना ताकतवर जॉम्बी किंग भी अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था। कई प्लेयर्स उसकी तरफ दौड़े। तभी जॉम्बी किंग के गले से भयानक दहाड़ निकली और छिपे हुए जॉम्बीज बंदरों की तरह खिलाड़ियों पर टूट पड़े। प्लेयर 128 ने फिर अपनी पावर का इस्तेमाल किया और आसपास की ऊंची इमारतों को ग्रेविटी से तोड़कर गिरा दिया। बड़े बड़े पत्थर उन जॉम्बीज पर गिरने लगे और जॉम्बी किंग भी उन्हीं मलबों के नीचे दब गया। 128 के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर ज़ॉम्बी किंग को टुकड़ों में कुचलने के लिए काफी हैं। उसी समय लू रुयान बालकनी पर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा ढककर जोर से चीख मारी। 128 ने उंगली झटकी और लू रुयान के पैरों के नीचे की टेरेस टूट गई। वह ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब पक्का मौत। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर ज़ॉम्बी किंग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आया और हवा में ही लू रुआन को पकड़ लिया। उसी समय उसके एक हाथ से अनगिनत रेशमी धागे निकलकर 128 को जकड़ने लगे। 128 का चेहरा हैरानी से पीला पड़ गया, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि जॉम्बी किंग के पास यह चाल भी है। जॉम्बी किंग ने हल्का सा हाथ खींचा और 128 का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। लेकिन जॉम्बी किंग ने यह नहीं सोचा था कि 128 के शरीर में जॉम्बी क्योर के पैकेट्स भरे हुए थे। जैसे ही उसका शरीर फटा, वे पैकेट्स खुल गए और पूरा क्योर उस पर फैल गया। लू रियूयन चीख उठी और बेबस होकर देखती रही कि जॉम्बी किंग धीरे धीरे खून के तालाब में बदलकर पिघल गया। वह डर के मारे कांप उठी। यह जगह सच में नरक बन चुकी थी। वह जान बचाकर भागने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बर्फ की सतह टूट गई और वह उसमें गिर गई। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जो ताकत किसी और के प्यार पर निर्भर हो, वह आखिर तक साथ नहीं दे सकती। वर्ल्ड चैट में 12 और प्लेयर्स के नाम ग्रे हो गए। मैं अपनी नोटबुक में एक एक करके उनके नंबर्स काटता गया। जब मैं 128 के नंबर पर पहुंचा, तो उसके सामने उसकी कमजोरी लिखी थी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बहुत कम मास वाली चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे ज़ॉम्बी किंग के सिल्क थ्रेड्स। मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन गैप्स का इस्तेमाल करके लड़ाई जीतना पसंद है, जिसमें हारने का कोई मौका ही ना हो। अब इस गेम में मेरा सिर्फ एक ओपोनेंट बचा था। वांगटांग, जो मिलिट्री को कंट्रोल कर रहा था। वह इस गेम को खत्म करने के लिए बेताब था। उसने वर्ल्ड चैट में मुझे चैलेंज दिया। यह गेम हमेशा से समझदार लोगों के लिए था। मार्क, तुम यहां तक अच्छा खेले हो, लेकिन हर गेम में एक लूजर होता है। अभी खुद को मार लो तो मैं तुम्हें टॉर्चर से बचा लूंगा।
मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे पास मर्सिनरीज हैं, लेकिन वे मिलिट्री के सामने कुछ नहीं। तुम्हारे पास बस गंदा पैसा है, लेकिन मेरे पास मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। जहां चाहो छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैंने चैट में उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया। वांगटांग की माइंड कंट्रोल एबिलिटी बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। उसे फेस टू फेस इस्तेमाल करना पड़ता था। जब तक मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में रहता, वह मुझे अपनी पावर से छू भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइल्स बरसा देगा। कई मिसाइल्स लगातार फ्यूचर आइलैंड पर गिरे। काफी देर बाद भी मैं ऑफलाइन नहीं हुआ तो वांग तांग को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, मार्क, तुम्हारा हाइड आउट काफी मजबूत है। अब मैं खुद आकर तुम्हें बाहर घसीटूंगा। वह अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर फ्यूचर आइलैंड की तरफ आ गया। मैंने जो रीफ्स लगाए थे वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जब वह आइलैंड पर उतरा तो पूरा आइलैंड धुएं से भरा हुआ था। पहाड़ समतल हो चुके थे, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और सारी डिफेंसेस खत्म हो चुकी थीं। उसने अंडरग्राउंड बंकर के खुले एंट्रेंस को देखा और मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं वहीं हूं। उसने अपने सैनिकों को हैवी वेपन से एंट्रेंस उड़ाने का आदेश दिया। कई राउंड्स की गोलाबारी के बाद दरवाजा उड़ गया और अंदर जाने वाला पैसेज दिखने लगा। उसी समय मैंने उसे वीडियो कॉल भेजी। उसने कॉल उठाई, स्मग अंदाज में मुस्कुराया और उस पिच ब्लैक टनल को देखते हुए बोला, अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है, मार्क। उसने ठुड्डी से इशारा किया और अपने आदमियों को अंदर जाने का आदेश दिया ताकि वे मुझे घसीट कर बाहर निकाल सकें। वीडियो में मैंने शांत चेहरे से अपने पीछे फैले अनंत कॉस्मोस की तरफ इशारा किया और कहा, किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं असल में कहां हूं। मेरे इतना कहते ही फ्यूचर आइलैंड पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। प्लेयर 100 का नाम आखिरकार ग्रे हो गया। सिस्टम ने तेज विक्ट्री ट्यून बजाई और घोषणा की, बधाई हो प्लेयर 99 को, आप इस गेम के सोल विनर हैं। आपने गेम क्लियर कर लिया है। दरअसल वांग टांग के पास एक खास एबिलिटी वाला प्लेयर काम करता था जो किसी भी फोटो से एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता था। वह एबिलिटी अपने आप में बेकार थी, लेकिन वांग टांग ने समझ लिया था कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसने मुझे बार बार वीडियो कॉल भेजी ताकि स्क्रीनशॉट लेकर मेरी लोकेशन ट्रैक कर सके, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं उठाई। बाद में न्यू ईयर्स ईव पर मैंने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर उसने मुझे बेवकूफ समझा। मेरी लोकेशन ट्रैक कर ली और इंतजार करता रहा कि गैंग्स और जॉम्बी किंग दोनों खत्म हो जाएं ताकि वह आखिरी में आकर सब कुछ ले सके और मुझे उड़ा दे। लेकिन मुझे यह कैसे पता नहीं होता कि उसके पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं। वह फोटो मैंने जानबूझकर उसे लीक की थी ताकि उसे फ्यूचर आइलैंड तक खींच लाऊं। फोटो भेजने के बाद ही मैं फ्यूचर आइलैंड छोड़ चुका था। सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड में एक मौका दिया था। मैं अपनी सारी सप्लाईज के साथ एक बार कहीं भी इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता था। उसी रिवॉर्ड की मदद से मैं सीधे एक स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन सिस्टम ने मुझे अर्थ पर वापस आने का कोई तरीका नहीं दिया। इसलिए मैं इस रिवॉर्ड को आखिरी मोमेंट तक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था।